खबरों का पंचनामा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच पहुंचे पार्टी नेता। दिल्ली पहुंची टीएमसी की सियासी लड़ाई। बागी सांसदों की लामबंदी के बीच ममता और अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे राजधानी। इंडी गठबंधन की बैठक पर मंडराया संकट। सहयोगी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। फायरिंग केस के बीच खान सर को नया झटका। फायर सेफ्टी खामियों पर संस्था को 15 दिन का अल्टीमेटम। जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद सीजेपी का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम। 7 दिन की डेडलाइन के साथ आंदोलन तेज करने का ऐलान। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। 5 जून से जनसंपर्क और जन जागरण अभियान शुरू किया गया, जो कि 21 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। और इसी के तहत पिछले 12 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा 5 बुकलेट के जरिए पेश किया जाएगा। पार्टी इसे 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के रूप में मनाने जा रही है। सर, इस अभियान का क्या असर होने वाला है? देखिए, 12 साल कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो कुछ भी काम किया वो जनता तक पहुंचाने का उनका पूरा अधिकार भी है और ये काम करना भी चाहिए। जनता को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, अपने हिसाब से क्या। और जिस तरीके से पिछले 12 सालों में काम हुआ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस तरह की सरकार पहले कभी नहीं देखी गई। और ये मौका स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा दिनों तक एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का रिकॉर्ड बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये दोनों ही चीजें जनता तक जाएगी तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जो साख है पहले से थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर होगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप ये लगाया जा रहा था कि किस तरीके से इकोनॉमी डेड हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आर्थिक सुनामी आने वाली है। फिर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है देश का वातावरण खत्म हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं एक के बाद एक, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में जो 2014 में था उससे कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत हो गया है। और यही इस मौके का सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि प्रकल्प होगा भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए कि वो जनता तक जाकर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर जनता को बताएं कि 12 साल में इस सरकार ने देश की दिशा और दशा किस तरीके से बदली है। जी, अगली खबर में बात टीएमसी की। टीएमसी के अंदर जारी उथल पुथल अब संसद तक पहुंचती दिख रही है। टीएमसी के 23 सांसद स्पीकर से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। लोकसभा में फिलहाल अभिषेक बनर्जी टीएमसी के नेता हैं और इसीलिए अभिषेक से नाराज बागी सांसद अपना गुट बनाकर नेता बदलना चाहते हैं। इसी बीच अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में मौजूद हैं और आज ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच गई। ममता बनर्जी लगातार टीएमसी के बागी विधायकों और सांसदों को मनाने की कोशिश करती नजर आ रही है और इस बीच वो ऋतव्रत बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख भी करेगी। तो सर, ये टीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? भाई, टीएमसी के अंदर सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ ही चल रहा है। विधायक चले गए, पार्षद चले गए, ऑफिस बेरर्स चले गए, ममता बनर्जी के माइनॉरिटी लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग कल तक अभिषेक बनर्जी के नजदीकी माने जाते थे उन्होंने ही विद्रोह कर दिया और सारे लोग कह रहे हैं कि अब इस पार्टी के अंदर काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो पार्टी कलकत्ता में तो टूट ही गई। कल जो खबर आ रही है कि टीएमसी के सांसद
उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलने वाले हैं और वो ये कहने वाले हैं कि हम ओरिजिनल टीएमसी हैं और हमें अलग जगह बैठने का प्रावधान किया जाए। हम विपक्ष की तरफ इंडी गठबंधन के साथ बैठना नहीं चाहते। ये वही मांग है जो डीएमके ने अपने लिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मांग की कि हम अब ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये जो इंडी गठबंधन है उसका हम हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं। तो ये टीएमसी के अंदर टूट ये टलेगा नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है और ममता बनर्जी उन्हें मनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी के साथ थे वो किसी विचारधारा के लिए नहीं, वो अपने राजनीतिक करियर को, चूंकि ममता बनर्जी उन्हें चुनाव जितवा सकती हैं, ये भरोसा उनको ममता बनर्जी के ऊपर था। लेकिन अभी जो हालात हैं बंगाल के कि टीएमसी के नेताओं को देखते ही लोग अंडे मारने लगते हैं, टमाटर मारने लगते हैं, चोर चोर चिल्लाने लगते हैं, तो ये जो बेइज्जती हो रही है उनको समझ में आ गया है कि जमीन की दिशा जो है वो बदल गई है। अब ममता बनर्जी किसी भी व्यक्ति को चुनाव नहीं जितवा सकती, इसीलिए सारे लोग इंडिपेंडेंटली अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए पार्टी से अलग होना चाहते हैं। और ममता बनर्जी इतनी हेल्पलेस हो गई हैं कि वो खुद भी फोन करती हैं तो उधर स्विच ऑफ बताया जाता है, रिंग भी होता है फोन तो कोई उठाता नहीं, कोई ममता बनर्जी के संपर्क में आना चाहता नहीं। तो जिस तरीके से बंगाल में विधानसभा में पार्टी टूटी, संसद के अंदर भी पार्टी टूट की कगार पे है। जी, अब बात इंडी गठबंधन की बैठक की। इंडिया गठबंधन की 8 जून को होने वाली बैठक से पहले सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ सीपीआई-एम और जेएमएम नाराज हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यानी कि बैठक होने से पहले ही पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है और गठबंधन के अंदर की टूट 7वें आसमान पर पहुंच गई है। खासकर कांग्रेस पर सहयोगी दलों की नाराजगी फूट रही है। सर, ये इंडी गठबंधन में क्या हो रहा है? देखिए, इंडी गठबंधन वालों ने कल बैठक तो बुलाई है, लेकिन ममता बनर्जी के कहने भी बुलाई। दिक्कत यह है कि जब भी स्टेट स्तर के ऊपर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि इंडी गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था। भाई, गठबंधन है तो कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई कॉमन वुमेन प्रोग्राम नहीं है। जब जिसको जरूरत पड़ती है, जब कोई असहाय होता है, चुनाव आता है, तब उन्हें इंडी गठबंधन याद आता है। और यही वजह है कि अभी मीटिंग बुलाई गई है। 5-6 नेता जो है ऑलरेडी विद्रोह कर चुके हैं। डीएमके अब इसका पार्ट नहीं है, केजरीवाल जाएंगे नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां झारखंड में सरकार चला रही है, वहां राज्यसभा की सीट को लेकर के आपस में मनमुटाव हो गया। दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवार अलग अलग से जो घोषित कर दिया। फिर वामपंथी इसलिए नाराज है क्योंकि आपने चुनाव के दौरान केरल में वामपंथियों के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि आरएसएस के साथ आपकी कोई साठगांठ है। मतलब चारों तरफ से कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है वो अंदर खाने चल ही रहा है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को लेकर के कभी सीरियस रही नहीं। उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना था, इसलिए दे कॉबल्ड अप एन अलायंस। और अब जब वो मामला खत्म हो गया तो फिर मध्य प्रदेश का चुनाव हो या राजस्थान का चुनाव हो या अभी पंजाब में चुनाव होने वाले होंगे, तो जहां जहां कांग्रेस पार्टी अकेली है वहां वहां इंडी गठबंधन वालों को जो है वो बोल देते हैं कि भाई कौन है अखिलेश वखलेश। और अब स्थिति जो बदली है उसमें ऐसा साफ साफ लग रहा है कि इंडी गठबंधन के अंदर जितने भी तमाम चैलेंजर्स थे राहुल गांधी के लिए, जो विपक्ष में उस कुर्सी, उस लीडरशिप को हथिया सकते थे, वो सब विलीन हो गए, सब हार चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसमें एक अवसर देख रही है। ममता बनर्जी की मजबूरी है कि अगर कलकत्ता से भी गई और दिल्ली से भी चली गई तो उनकी राजनीति बिल्कुल अंत हो जाएगी। जी, अब बात खानसर पर आई नई मुसीबत की। फैजल खान उर्फ खानसर की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। फायरिंग केस में मामला दर्ज होने के बाद से खानसर लापता हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उनकी खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है।
बिहार फायर सर्विस की जांच में उनके इंस्टीट्यूट में फायर सेफ्टी से जुड़ी कई कमियां सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने 15 दिनों के अंदर सभी खामियां दूर करने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर तय समय के अंदर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो संस्था को सील भी किया जा सकता है। सर, अब इंस्टीट्यूट की बारी है खान सर के। देखिए, भी बहुत सारी चीज़ों की बारी आने वाली है। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि अभी तो उनके सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सील किया गया और उसको देखा गया कि भाई आपने तमाम परमिशंस, नक्शे और फायर सेफ्टी, चूँकि वहाँ बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है, ये सारी चीज़ें आपने की है या नहीं की है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह के बिल्डिंग्स खान के इंस्टीट्यूट्स की है तो वो सारी चीज़ें तो खामियां पाई गई हैं, इसलिए नोटिस दिया गया है। बुलडोजर भी चल सकता है और सील भी किया जा सकता है। लेकिन मुसीबत फैजल खान की कुछ और है। चूंकि आर्म्स एक्ट के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर केस के तहत इनके खिलाफ जो केस डाला गया है, ये अभी लापता हैं, भागे हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है। बताया ये जा रहा है कि कल सोमवार को पटना के अंदर ये एप्लीकेशन मूव करेंगे एंटिसिपेटरी बेल का। लेकिन जिस तरीके से ये भागम भाग ये जो भाग रहे हैं, इनका केस कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि इनसे पूछताछ करनी है, वेपन का मसला है, और आप जिस हिसाब से भाग गए हैं, पिछले 3-4 दिनों से लापता है, तो इसका मतलब ये कि आप जज के नज़रों में एक भगोड़े किस्म के व्यक्ति हैं। इसलिए बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा लग रहा है कि खान साहब ये जेल जरूर जाएंगे। जी, आखिरी खबर में बात कॉकरोच जनता पार्टी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुए प्रदर्शन के एक दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है, अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। दीपके ने साफ कहा है कि यह विरोध प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं होगा और आने वाले दिनों में भी आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर, अब 7 दिन का अल्टीमेटम क्या चाहते हैं आखिर ये? देखिए, ये फ्लॉप शो है। एक इंस्टाग्राम आईडी और दिमाग इतना उड़ने लगा इन लोगों का कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे। कोई जेएनजी, कोई नेपाल बनाने की बात कर रहा था। इनकी ना तो हैसियत है, ना इनके पास इतनी औकात है। ये सारा हवा जो है वो धुएं की तरह उड़ गया जब जंतर मंतर के अंदर आप 500 लोग भी इकट्ठा नहीं कर सके। 500 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सके। प्रोपेगेंडा से पॉलिटिक्स नहीं चल सकता। उसके लिए कुछ जमीनी सच्चाई भी आपके साथ होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, ये जो जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे, वो एआई से क्रिएटेड, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे पत्रकारों को मैंने देखा कि जो जमीनी हकीकत नहीं, एआई से फोटोग्राफ्स बना करके कितनी भीड़ आ गई। हमारा रिपोर्टर कैपिटल टीवी का कैमरा वहां था। वहां कॉकरोचेस कम और मीडिया वाले ज्यादा थे। तो ये जो प्रपंच और प्रोपेगेंडा करके आपको लग रहा है कि आप देशव्यापी आंदोलन, अरे ये तो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती है। और जिस नाली से आम आदमी पार्टी के नाम के नाली से ये जो कॉकरोच निकले हैं, इनकी भी हैसियत नहीं है कि देशव्यापी आंदोलन कर ले। युवाओं को बहकाना बंद करना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जांच और कार्रवाई इस चीज के लिए होनी चाहिए कि ये पैसे कहां से उठा रहा है। विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।